आज की कहानी है नई बहू की पंचायत, जिसके कारण टूटा उसका परिवार। पर आज जब उसे सबकी जरूरत आन पड़ी तो अपने और पराये का हुआ उसे एहसास। आखिर क्या हुआ ऐसा, आइए जानते हैं। मालती जी का भरा पूरा परिवार था। उनके पति एक अच्छे स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम उन लोगों ने राघव रखा था। छोटी बेटी, 2 बेटियां जो राघव से छोटी थीं, प्रिया और नंदिनी। जैसे ही मालती जी के पति अपने स्कूल जाते थे, मालती जी उतने ही अपने बच्चों का ध्यान रखा करती थीं, क्योंकि उनके पति बाहर से कमा कर लाते थे और वह अपना घर बहुत संभाल कर चला करती थीं। उनके पति महेश जी ने भी अपने तीनों बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा लिया था। जिस स्कूल में वह पढ़ाने के लिए जाया करते थे, उसी स्कूल में उन्हें अपने बच्चों का दाखिला उन्होंने करवा लिया। इससे 2 फायदे हुए। एक तो 3 बच्चों में से एक बच्चे की फीस माफ हो गई और दूसरा, वह बच्चों पर थोड़ी नजर रखा करते थे कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, नजर बनाए रखते थे। हालांकि उनके तीनों ही बच्चे बहुत संस्कारी और सभ्य थे और पढ़ने में भी होशियार थे, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को सही और गलत का कुछ पता नहीं होता है कि वह क्या कर रहे हैं, वह जो कर रहे हैं क्या वह सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इसीलिए उन पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वही काम महेश जी और उनकी पत्नी मालती जी बखूबी किया करते थे। एक दिन की बात है कि 2 बच्चे आपस में स्कूल में खेल रहे थे। उनके साथ महेश जी की बड़ी बेटी प्रिया भी खेल रही थी, लेकिन वह दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ा करते थे और महेश जी उधर से निकलकर जा रहे थे। उन्होंने प्रिया को समझाया और उसे कोई और खेल खेलने को कहा और कुछ देर बाद पता चला कि दोनों बच्चों ने आपस में बहुत लड़ाई की, जिससे दोनों को ही काफी चोटें आईं। यह तो सही हुआ कि महेश जी ने समय पर अपनी बेटी प्रिया को साइड में कर दिया था, वरना हो सकता था जैसे उन दोनों बच्चों को चोटें आई थीं, वैसे ही प्रिया को भी आ सकती थीं। बेशक महेश जी का परिवार बहुत अमीर खानदान नहीं था, वह एक मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख और शांति इतनी थी कि वह सब खुशी खुशी आपस में रहा करते थे। कभी कोई बात हो भी जाया करती तो ना तो मालती जी और ना ही महेश जी बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे। ये तो थी उन दोनों के बीच की बात, पर उन दोनों ने बच्चों से भी अगर कोई काम बिगड़ गया तो भी हमेशा से बच्चों को डांटा नहीं, बल्कि बच्चों को पास बिठाकर वे दोनों उन्हें समझाया करते। फिर चाहे स्कूल के किसी दोस्त की बात हो या पड़ोस के किसी की बात हो, वे अपने तीनों बच्चों को पास बैठा करके हर बात के दोनों पहलुओं को समझाया करते थे और जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके तीनों बच्चे हर एक काम को बहुत सोच समझकर किया करते। वह किसी भी बात के दोनों पहलुओं को देखा करते कि इसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, और फिर जब यह सब उस काम को किया करते तो वहीं दूसरी तरफ उनके माता पिता और बच्चों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था, जो कि एक परिवार के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वे सब आपस में मिलजुल कर बैठकर किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में निपटा लिया करते थे। समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो रहे थे और बच्चों को लेकर मालती जी और उनके पति महेश जी की चिंताएं भी। वे सोचते थे कि बेटियां अगर लग भी जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बेटियों की नौकरी लग जाए तो, लेकिन अगर बेटियां ना भी लगें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि शादी तो करनी ही है बेटियों की। पर बेटे का कामयाब होना बहुत जरूरी है। राघव पढ़ाई में प्रिया और नंदिनी से ज्यादा होशियार था। वे दोनों भी पढ़ने में ठीक ठाक ही थीं, पर कह सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट थीं, बहुत ही ज्यादा होशियार नहीं थीं। और उन दोनों की भी नौकरी करने की या कुछ अलग करने की या अपने पैरों पर खड़े होने की
आत्मनिर्भर बनने की कोई इच्छा भी नहीं थी। उन दोनों का तो बस यही था कि हम लोग पढ़ लिख गए हैं, अब माँ पिताजी हमारे बड़े होने पर हमारी शादी करवा देंगे। उनके तीनों बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उधर राघव अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, जहां पर वह सेलेक्ट हो गया और उसकी नौकरी लग गई। और नौकरी लगने के बाद तो महेश जी और उनकी पत्नी मालती जी की जैसे आधी चिंता ही खत्म हो गई थी। जैसे ही राघव की नौकरी लगी तो अगले 2-4 महीने में ही उसके लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। हालांकि राघव ने अपने पिताजी से और मम्मी से अभी मना किया कि माँ पापा, हम पहले नंदिनी की शादी कर देते हैं, उसके बाद मेरी शादी कर लेंगे, फिर कम से कम बस प्रिया की ही शादी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रह जाएगी। कल को क्या पता कि कहीं दूसरे घर की लड़की कोई कैसी आए कैसी नहीं, और फिर आपको उस चीज में आगे कोई भी दिक्कत देखनी पड़े। लेकिन राघव के माता पिता दोनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और इस बार उसके लिए नीता का रिश्ता आया। महेश जी को परिवार भला लगा तो उन्होंने अपने बेटे राघव की शादी नीता से तय कर दी और कुछ ही समय के बाद नियत समय और दिनांक पर उन दोनों की शादी कर दी गई। शादी होने के बाद नीता के घर में आने की खुशी में मालती जी ने न जाने क्या क्या किया। उसके घर में आने पर सब कुछ एक अलग ही तरीके से हुआ। गृह प्रवेश हुआ और भी अन्य सारी रस्में की गईं। घर में सब लोग बहुत खुश थे। जब नीता घर में आई तो पूरे परिवार ने नीता का बहुत जोरदार स्वागत किया। परिवार के सभी लोगों ने नीता से न जाने कितनी उम्मीदें लगाई थीं और जैसे कि उसका परिवार, उसके माता पिता बहुत भले इंसान लगे, तो मालती जी और महेश जी को भी लगा कि लड़की भी ठीक ठाक ही होगी। और हालांकि कहने को नीता में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के दिन से ही उसका फोन बंद ना हुआ। उधर सास पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती और उधर नीता अपने फोन पर बस बातें करती रहती। 2 दिन बाद ही नीता की सास मालती जी ने यह नोटिस किया कि वह जब देखो तब बस हमेशा फोन पर ही लगी रहती है और उसको इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अब उसकी शादी हो चुकी है, नई नई शादी हुई है, उसे कुछ समय अपने घर वालों को भी देना चाहिए। अब तो नीता के रोज रोज के ड्रामे होने लगे थे। मालती जी 1-2 दिन तो देखती रहीं और उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नीता आधी रात तक तो फोन पर बातें करती रहती और उसके बाद अगली सुबह सोकर नहीं उठती। 2-3 दिन बीत जाने के बाद मालती जी ने देखा कि नीता को अगर कोई काम कहो तो वह किसी काम को सुनकर ही नहीं देती है, ऊपर से ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने किसी बात को सुना ही नहीं। यह बात मालती जी को बहुत बुरी लगी क्योंकि उनके घर का माहौल शुरू से ही ऐसा नहीं था। एक दिन उनसे रहा ना गया, तब मालती जी ने अपनी बहू नीता से पूछ ही लिया कि बेटा एक बात बताओ, ऐसा इतना कौन सा जरूरी काम है कि तुम फोन पर लगी रहती हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, नए घर में घुलने मिलने की कोशिश करो। मैं यह नहीं कहती कि तुम काम करो, पर कम से कम आपस में घर में परिवार में बैठकर बातचीत तो कर लिया करो, जिससे तुम्हें सबके व्यवहार का पता चले। उस समय तो नीता ने कहा कि मम्मी जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी, और जो भी मालती जी ने कहा हर बात के लिए उसने मालती जी से मम्मी जी हाँ हाँ मम्मी जी यह कहते हुए अपना सर हिला दिया। लेकिन उसने अपने ऊपर मालती जी के द्वारा कही हुई बातों की एक भी बात को अप्लाई नहीं किया। बस उसने उनकी बात सुनी एक कान से और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी, और उसका जैसा व्यवहार था वह वैसे ही चलता रहा। उसके व्यवहार में 1% का अंतर नहीं आया। अब मालती जी क्या ही कहती। उन्होंने सोचा कि चलो बच्ची है, धीरे धीरे संभल जाएगी और धीरे धीरे इसे समझ आ जाएगी, अभी ना समझ है। बहू ओ बहू, सुबह हुई नहीं कि तुम्हारा फोन शुरू हो जाता है
अब किससे बातें कर रही हो तुम? अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी। तुम्हें इस घर के बारे में जानना समझना चाहिए। कौन इंसान कैसा है, कौन रिश्तेदार है, कौन अपना है, अपने घर का है, कौन पराया है। इन सब चीजों के बारे में जानने की तो तुमने कोशिश नहीं की। बस दिन रात सुबह शाम फोन पर लगी रहती हो। अरे ऐसा क्या है इस फोन में, और किससे 24 घंटे बतलाती रहती हो तुम? हद हो गई है बिल्कुल। ना तो अभी रसोई पूजन हुआ है, ना कुछ और हुआ है, ना ही तुम कभी कोशिश करती हो कुछ करने की। बस तुम्हें तो एक बार फोन मिल जाए और बस उसी में बैठी रहती हो दिन रात। ऐसा भी क्या है न जाने इसमें। कहती हुई मालती जी अपनी नई बहू के लक्षणों को देखकर जोर जोर से बोले जा रही थी। अरे मम्मी जी, अपनी बहन से बातें कर रही हूँ, कुछ काम की बात ही सीख रही हूँ उससे। आपको तो जब देखो जब बड़बड़ाते रहने की आदत हो गई है। सुबह हुई नहीं कि पड़ गई मेरे पीछे। बहू नीता अपनी सास मालती जी से बोली। दरअसल अभी कुछ समय पहले ही नीता की नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसने अपने नए घर में आने के बाद यह कोशिश ही नहीं की कि कैसे मैं उस घर में मिलकर रहूं, नई नई चीजों को सीखूं, सब लोगों के बारे में जानूं, इस घर के रीति रिवाज के बारे में जानूं। बस वह तो सुबह सुबह अपना फोन उठाती और पूरे दिन लगी रहती। अपनी बड़ी बहन के साथ न जाने दोनों आपस में क्या ही बातें करती रहा करती थी। इधर नीता की सास मालती जी भी बस इसीलिए उसे टोक दिया करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि बहू की अभी नई नई शादी हुई है और अगर अभी से वह घर के किसी भी काम में रुचि नहीं लेगी तो आगे फिर उसे दिक्कत ही आएगी। लेकिन नहीं, नीता किसी की सुनती कहाँ थी। उसे तो बस अपने अपने से मतलब था। और फिर इस पर अगर सास कुछ कहती तो शादी को अभी 5-7 दिन ही बीते थे और कल ही पगफेरे की रस्म करने के बाद नीता को उसके घर लाया गया था। सुबह सुबह उठकर मालती जी रसोई में खाना बना रही थीं। एक तो नीता पहले ही लेट सोकर उठी थी, ऊपर से नीचे आकर रसोई में अपनी सास का हाथ बटाने से तो गई, बल्कि बरामदे में सोफे पर बैठकर अपनी बहन को फोन मिलाया और बस उससे बतियाने लगी। यह देखकर मालती जी की आत्मा सूख गई। उन्होंने उससे प्यार से ही कहा, बेटा तुम्हें कितनी बार कहा है कि अभी नई नई इस घर में आई हो, इस घर के रीति रिवाज तौर तरीके सीख जाओ। पर नहीं, तुम्हें तो जैसे मेरी बात सुनाई ही नहीं देती है। फिर बाद में यही कहावत आती है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। अरे जब मैं तुमसे रोज रोज कह रही हूँ तो तुम मेरी एक बात तो कम से कम सुनो ना। तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है, लेकिन बस जब देखो तब 24 घंटे फोन पर लगी रहती हो और फिर से इस फोन में लग गई। अरे मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी बहन ऐसी कौन सी बात करती है और ऐसा कौन सा ज्ञान तुम्हें देती है जिसे तुम सुबह सुबह लेने बैठ जाती हो और शाम तक वह ज्ञान खत्म ही नहीं होता। अरे बहू, बेटा कल ही तो तुम अपने पीहर से आई हो और आज सुबह सुबह उठकर तुम फिर से अपनी बहन से फोन पर चिपक गई। इस पर नीता ने अपनी सास को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मन ही मन बोली कि आने दो शाम को राघव को, आज मैंने भी तुम्हारी बैंड न बजवाई तो कहना। शाम हुई, राघव थका हारा काम से घर वापस आया तो राघव की पत्नी नीता बोली, एक बात बताओ राघव, तुम्हारी माँ को क्या दिक्कत है? सुबह जल्दी नहीं उठती है, काम नहीं करती है, वह काम नहीं करती, यह काम नहीं करती। अब क्या मैं अपनी बहन से फोन पर बात भी नहीं कर सकती क्या? अभी तो 10 दिन ही हुए हैं शादी को और उनके यह सास वाले ड्रामे शुरू हो गए। फिर बाद में 4 लोगों या 4 जनों के सामने कहती फिरेंगी कि बहू अच्छी नहीं आई है। अगर मैं किसी बात पर उनको जवाब दूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? समझा देना मम्मी जी को कि मेरे कामों में ज्यादा टांग ना अड़ाया करें। जब देखो तब हमेशा कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं। राघव बोला, तो नीता, माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कहती होंगी ना।
और फिर अभी समय ही कितना हुआ है तुम्हें इस घर में? इस घर में आए हुए तुम्हें थोड़ा ही समय तो हुआ है ना? थोड़ा समय लगेगा तुम्हें भी माँ को समझने में, और इतनी छोटी छोटी बातों का तुम तूल मत पकड़ा करो, समझ गई ना? थोड़ा सा तुम भी चुप लगा जाया करो। इतना कहकर राघव फ्रेश होने के लिए चला गया। अब नीता को लगा कि राघव तो उसकी बात को अनसुना करके चला गया, जबकि वह तो उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़काना चाह रही थी। अब जब राघव फ्रेश होकर बाहर आया तो दोनों नीचे खाना खाने के लिए आ गए। तब मालती जी ने राघव से कहा कि राघव बेटा, तू ही समझा बहू को, अभी नई नई घर में आई है, इसके लिए सब कुछ नया ही है। अगर अभी अभी शुरू शुरू में यह हम सबको समय नहीं देगी तो फिर आगे यह घर कैसे संभाल पाएगी? क्या मैं यह गलत बात कह रही हूँ? यह पूरे दिन अपनी बहन से फोन पर ही लगी रहती है। मैं मानती हूँ कि इसको घर की याद आती होगी, लेकिन थोड़ा सा इसको भी समझना चाहिए ना कि अब इसकी शादी हो चुकी है और कुछ नई जिम्मेदारियां इसे अब संभाल लेनी चाहिए। माना कि बहन से बात की जाती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम पूरे दिन बस फोन पर ही लगी रहो। तब राघव ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, नीता, माँ सही तो कह रही है ना, और इसलिए तुम मुझसे माँ की शिकायत कर रही थी? इसमें उन्होंने तुमसे गलत ही क्या कहा? आगे से इस बात का ध्यान रखना। तो नीता ने भी हाँ में गर्दन हिलाई। अगले दिन से उसका फोन पर बात करना तो कम हो गया, लेकिन अब हर दूसरे दिन उसकी बहन उसके घर आ जाया करती और उसे बाहर किसी न किसी काम के बहाने घर से बाहर ले जाया करती, और फिर पूरे दिन बाहर मटर गश्ती करने के बाद वह दोनों शाम को घर आया करती। लगभग ऐसे ही करते हुए 2 महीने बीत गए। आज शाम को जब नीता अपनी बहन के साथ घूम फिर कर वापस आई तो मालती जी से रहा ना गया और वो अपनी बहू नीता से बोली, बहू, क्या यह ज्यादा अच्छा लगता है कि तुम्हारी बहन हर दूसरे दिन यहाँ आ जाती है और फिर तुम दोनों दोपहर की गई हुई रात को घर वापस आती हो? बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम्हें अपना सारा समय राघव के साथ गुजारना चाहिए। तुम दोनों साथ साथ घूमो फिरो, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जितना भी समय मिले एक दूसरे के साथ समय बिताओ, बजाय इसके तुम अपनी बहन के साथ दिन भर घूमती रहती हो। क्या तुम्हारी बहन तुम्हें कोई सलाह नहीं देती या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है? तुम्हारी नई नई गृहस्थी में आकर अनावश्यक ही वह हस्तक्षेप ना करे। वह तो खुद शादीशुदा है और अपने ससुराल में रहती है, फिर उसके पास इतना फालतू समय आता कहाँ से है? बेटा, बुरा मत मानना, पर ऐसी औरतें ही घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। कहना मेरा फर्ज था, बाकी तुम खुद समझदार हो। रामवती जी के इतना कहते ही राघव घर पर आ गया। तब राघव की पत्नी नीता ने राघव से कहा, राघव, क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से मेरे मायके वालों को यहाँ बुला भी नहीं सकती? तुम्हारे घर वालों को तो हमेशा ही उनसे आपत्ति रहती है। मैं इनके साथ अब और नहीं रह सकती। हद होती है किसी चीज की, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तो वो हद भी पार कर दी है। मैं अब और इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहूंगी। कभी यहाँ मत जाओ, कभी ऐसे मत रहो। तंग आ गई हूँ मैं इनसे। मुझे लगता है अब हमें अलग घर ले ही लेना चाहिए। नीता की इस बात पर राघव और उसके माता पिता ने नीता को बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु अब उसे लगने लगा था कि उनके साथ रहकर उसकी आजादी में व्यवधान पड़ेगा। अंततः वह अलग होकर ही मानी। अलग होने के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती भी है। कुछ दिन तो उसके अच्छे से निकले, लेकिन जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए आपको टोटल बेड रेस्ट करना होगा। कोई भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप इधर उधर घूम सकती हैं।
डॉक्टर ने नीता को टोटल बेड रेस्ट बता दिया। अब तो नीता हर काम के लिए दुखी रहने लगी। उसका घूमना फिरना, बाहर आना जाना सब बंद हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। सुबह सुबह राघव ऑफिस जाता तो अब उसके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता था। लेकिन जब से डॉक्टर ने नीता को काम करने को मना किया तो बेचारा वह सुबह भूखे ही पेट ऑफिस चला जाया करता। अगर बाहर कुछ खाने को मिल गया तो ठीक, वरना तो पूरे दिन उसे भूखा ही रहना पड़ता था। 10, 12, 15 दिन तो ऐसे ही बीत गए और जब अब राघव दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था क्योंकि उसे समय पर खाना ही नहीं मिल पा रहा था। सुबह बेचारा ऑफिस जाता तो नीता के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर जाता। अब ऐसे तो नौकरी करना बहुत भारी पड़ रहा था। दोनों ने बैठकर एक सलाह मिलाई कि क्यों ना एक काम वाली बाई को ढूंढ लें, जिससे खाने पीने की दिक्कत तो दूर हो ही जाएगी। काम वाली बाई को ढूंढने में 2-4 दिन लगे, लेकिन राघव ने एक काम वाली बाई को काम पर रख लिया। वह सुबह आकर घर का सारा काम कर जाया करती और शाम को भी घर का काम कर दिया करती। अब कम से कम राघव को खाने की टेंशन तो नहीं रही थी, लेकिन इसके बाद भी घर में बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो काम वाली बाई तो कम से कम नहीं कर सकती, या तो कोई घर का आदमी ही कर सकता है। अब खाने के अलावा भी नीता को बहुत सारी चीजों में दिक्कत आया करती थी। राघव ने उससे कई बार कहा भी कि नीता, हम लोग अपने घर वापस चले चलते हैं, माँ से माफी मांग लेंगे। लेकिन उस समय नीता के सिर पर तो भूत सवार था। उसने साफ साफ मना कर दिया। अब राघव क्या ही कहता। एक दिन राघव अपने ऑफिस चला गया और नीता उस समय घर पर अकेली थी। जैसे ही वह किसी काम के लिए उठी कि उसे अचानक से चक्कर आ गया और वह वहीं बेहोश हो गई। ये तो आज उनकी किस्मत अच्छी थी कि काम वाली बाई का कुछ सामान वहां पर रह गया था, जिसको लेने के लिए वह वापस आई थी। जैसे ही वह वापस आई तो उसने देखा कि नीता जमीन पर गिरी हुई है। उसने जल्दी से उसे उठाया, पानी के छींटे मारे उसके चेहरे पर। छींटे मारकर उसने राघव को फोन किया। राघव ने जैसे ही यह सब सुना, वह भागकर अपने घर आया और जल्दी से नीता को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि नीता को कमजोरी है और इसी वजह से उसको आज चक्कर आए थे। उसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। अब वे दोनों अस्पताल से वापस आए। तब राघव ने नीता को डॉक्टर को कही हुई सारी बातें नीता को बता दी और इसीलिए नीता ने अब अपनी बहन को फोन किया और वह उससे बोली, दीदी, मुझे आपसे एक बात बतानी है। उधर से नीता की बहन मानवी बोली, हाँ बता ना नीता, कि क्या बात बतानी है। तब वह बोली, दीदी, दरअसल आप मौसी बनने वाली हैं। तो वह खुश होती हुई बोली, अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। तब नीता ने कहा, हाँ दीदी, खुशी की बात तो है, लेकिन कल हम दोनों लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे और वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे हिलने डुलने और कुछ भी काम करने से मना कर दिया है और मुझे टोटल बेड रेस्ट बताया है। कल तो मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। वो तो अगर घर पर काम वाली बाई ना आती तो पता नहीं कि क्या होता। मैंने आपको इसलिए ही फोन किया है, तो अब के बाद आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। जैसे भी होगा आपको समय निकाल कर यहाँ आना पड़ा करेगा और मेरे थोड़े से काम आप ही कर दिया करना। दीदी, आपके अलावा मेरा वैसे भी कौन है जिससे अपनी कोई मदद करवा पाऊंगी मैं। कि तभी बीच में ही अपनी बहन नीता को रोकती हुई मानवी बीच में ही बोल पड़ी, नीता, तू तो जानती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और इनका भी ऑफिस से आने का कोई समय नहीं है। फिर मेरे घर में भी तो अपने सास ससुर और ननद है, भरा पूरा परिवार है मेरा, और फिर इतना सारा काम मुझे अकेले ही तो करना पड़ता है। तो बहन, मुझसे तो तू उम्मीद मत करना
कि मैं तेरा कोई भी काम कर पाऊंगी। नीता, मेरे घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं। वो तो तुम नई नई थी, इसीलिए मैं तुम्हें संभालने के लिए आ जाती थी। मेरी भी गृहस्थी है। अब तो तुम खुद माँ बनने वाली हो, तो अब तुम्हें अपना ध्यान स्वयं को ही अच्छे से रखना होगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और तुम्हें तो पता ही है, मैंने कभी भी इतनी जिम्मेदारी वाला काम नहीं किया है। हमेशा मेरे ससुराल वालों ने ही मेरी जिम्मेदारियां उठाई हैं। और यह कहकर नीता की बहन मानवी ने उससे साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया। अपने सास ससुर और दो प्यारे प्यारी ननंद को छोड़कर आजादी की चाह में उसने नए घर की तलाश तो कर ली, किंतु क्या वह सच में आजाद हो गई? बल्कि अब तो वह और बंदिश में बंध गई। यहाँ तक कि राघव भी अब गुमसुम सा रहने लगा था। आज अपनी बहन की बात सुनकर नीता को एकदम से धक्का लगा। वह यही सोच सोच कर पछताने लगी कि उसने अपनी सास की बात क्यों नहीं सुनी। खुद अपनी बहन ससुराल वालों के साथ रहती है और मुझे अलग होते वक्त एक बार भी नहीं कहा कि तुम ऐसा कदम मत उठाओ। अब नीता को अपनी सास मालती जी की कही हुई बात याद आने लगी। अब मन ही मन नीता को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। जब शाम को राघव घर आया तो राघव के गले लगकर नीता जोर जोर से रोने लगी। राघव ने नीता से रोने का कारण पूछा तो नीता ने राघव को अपनी बहन की कही हुई बातें बताईं। तब राघव ने कहा कि कोई बात नहीं नीता, तुम परेशान ना हो, हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा और बहनों ने इस दिन के लिए कितने सपने देखे होंगे कि उनकी बहू या भाभी आएगी तो उसके बच्चों को वह अपने आंगन में खेलता हुआ देखेंगे। कितनी सारी उम्मीदें मुझसे लगाई होंगी जिन्हें मैंने एक झटके में ही तोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम उस परिवार के इकलौते बेटे हो। कितना जोर पड़ता होगा ना जब कोई अपने परिवार के इकलौते बेटे को उसके माँ बाप से दूर कर दे। लेकिन फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझसे आज तक एक भी गलत शब्द नहीं कहा, हमेशा ही मेरी भलाई चाही। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास है और पछतावा भी है। और तुम बिल्कुल भी देर मत करो, अब मुझे घर लेकर चलो ना। मम्मी जी और पापा जी ने कितनी चीजें जोड़ कर रखी होंगी अपने पोते पोतियों के लिए। मैंने उनसे उनके सारे हक छीन लिए। मैं यह भी कैसे भूल गई कि मैं उनकी इकलौती बहू हूँ और उनके बेटे को अपने साथ उनसे दूर ले जाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। राघव, तुम मुझे कब अपने घर लेकर चलोगे? आज की पूरी शाम नीता ने राघव से यह कहते कहते ही गुजार दी। वह बस रोए ही जा रही थी। राघव ने मुश्किल से नीता को चुप किया और अगली ही सुबह वे दोनों अपने घर पहुंच गए। और अचानक से नीता और राघव को घर पर आया देखकर सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीता ने भी अपने सास ससुर और ससुराल वालों से हाथ जोड़कर अपने किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगी। नीता के सास ससुर ने कहा, बहू, हर माँ बाप की तरह हमने भी सपने देखे थे कि हमारे भी बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, कल को उसके बच्चे इस आंगन में खेलेंगे। मैंने तो तुम्हें कभी बहू जैसा समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही प्यार दिया था। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में कि अपनी सास की बात को सुनकर नीता और ज्यादा भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब मालती जी ने अपनी बहू नीता को चुप कराया और प्यार से अपने गले लगा लिया और बोली, चुप हो जा पगली, रोती क्यों है? अरे बेटा, आज भी तुम्हारा इस घर पर उतना ही हक है जितना पहले था। बल्कि मुझे तो इस बार बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई। और ऐसा कहकर सासू माँ ने फिर से नीता को अपने गले लगा लिया कि तभी मालती जी ने नीता से कहा, और हाँ, एक बात का तुझे वादा करना पड़ेगा मुझसे। तब नीता आश्चर्य से अपनी सास मालती जी की तरफ देखने लगी कि तभी मालती जी बोली कि बेटा, अब तुम कभी भी अपनी बहन से घंटों घंटों फोन पर बातें नहीं किया करोगी और ना
उसे यहाँ बैठाकर यहाँ पंचायत लगाया करोगी। कि तभी मालती जी की बात सुनकर नीता और सभी परिवार के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। सही समय आने पर नीता ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। इसके बाद तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां थीं। वह समझ गई इन खुशियों पर सबका हक है और वह उनसे उनके कितने सारे हक छीन रही थी। अब वह यह सोचकर खुश थी कि चलो सही समय पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना वह इतने प्यारे परिवार के सुख से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। आगे भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और हाँ, यदि आप भी एंटरटेनिंग और कॉमेडी वीडियोस पसंद करते हैं तो जाकर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी।